हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पदों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चुंबकत्व एवं द्रव्य से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी सब्जेक्ट के प्रति जो है और उस टॉपिक के प्रति आपकी समझ अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे आज केवल यहाँ पे इन पदों का डिस्कशन किया जाएगा और नोट्स आप बुक खोलेंगे और बुक खोल करके उसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे पहले और फिर इसके बाद नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे आपको इन पदों को समझाया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो पद हैं वो चुंबकत्व से रिलेटेड हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकन तीव्रता क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं और चुंबकीय पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच संबंध क्या होता है। इन 5 पदों को हम पढ़ेंगे जो नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन के अंदर से आएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली डिफिनीशन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या चीज़ होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर यहाँ पे कोई दंड चुंबक रखा गया है तो इस दंड चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल आप समझिए। अगर यहाँ पे कोई दंड चुंबक रखा हुआ है तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और ये चुंबकीय पदार्थों को, है ना, पदार्थों की 2 कैटेगरी होती है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। तो ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे ये वाला जो इस चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। और जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे एक लोहे की कील है और इस कील को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर के रख दिए, तो क्या होता है कि ये खुद जो है एक चुंबक जैसा, ये खुद चुंबक बन जाता है, मतलब पदार्थ जो है चुंबकित हो जाता है। तो इस स्थिति में पदार्थ के अंदर, इस पदार्थ के अंदर जो है 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र जो है कौन सा होगा कि पदार्थ के चुंबकित होने के कारण उसमें खुद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा इस चुंबकन क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पदार्थ में स्वयं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैपिटल H है और चुंबकन क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो H डैश है, तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा और वो उसको हम कैपिटल B से दर्शाते हैं। तो हमारी क्या परिभाषा हो गई कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी, किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं और इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और SI पद्धति में जो इसका मात्रक है वो टेस्ला होता है। टेस्ला एक मात्रक हो गया टेस्ला और दूसरा मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। चलिए इसको आप और अच्छी तरीके से बुक खोल के रीड करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी डिफिनीशन कहती है चुंबकन तीव्रता क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, ये जो
5 ठो पद हैं, ये अपने आप में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। चुंबकन तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो एक सिंपल सा फार्मूला अगर हम जान लें, I इक्वल टू होता है m/v के। I क्या है, यही चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता को हम कैपिटल I से दर्शाएंगे। और यम क्या है, हम पहले से ही जानते हैं कि ये चुंबकीय आघूर्ण है। यम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इसको हम कभी कभी कहते हैं, ठीक है। और भी क्या है, आयतन। भी क्या हो गया यहाँ पे, आयतन। तो परिभाषा क्या बनेगी, चुंबकन तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे कि चुंबकन क्षेत्र में स्थित, अभी अभी हमने एक लोहे की कील को जो है एक चुंबकन क्षेत्र में रखा था तो वो चुंबकित हो गई थी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, आप आयतन को जोड़ रहे हैं, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अगर हम v की वैल्यू 1 कर दें, यानी कि प्रति एकांक आयतन हो गया, v इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक आयतन हो गया। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या हो गया, I इक्वल टू m/v के हो गया। चुंबकन तीव्रता I बराबर m/v। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई चुंबकन तीव्रता की। अब हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम पहले से ही जानते हैं कि कैपिटल M बराबर होता है m गुणे 2l के, और इसको हम लिख सकते हैं 2l इंटू a के। तो 2l कैंसिल जब हो जाएगा तो ये ध्रुव प्राबल्य है और ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसका ये कैसी राशि है, चुंबकन तीव्रता भी सदिश राशि है। चुंबकन तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसके आधार पर इसका जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र L-1, आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो इसका मात्रक है वो एम्पियर प्रति मीटर और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L-1 इंटू a के। बुक खोल के इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे और नोट्स में लिखेंगे। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई, चुंबकन तीव्रता की बात हो गई। तीसरी डिफिनीशन है, अच्छे से देखेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। पूरा नाम क्या है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता क्या है, अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिए सब्जेक्ट को, ना कि रटने की कोशिश करें। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता को, कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता उस पदार्थ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चालन की शक्ति को प्रदर्शित करती है ना। किसी पदार्थ की जो चुंबकशीलता है या उसकी जो चुंबकीय पारगम्यता है उस पदार्थ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं के चालन की शक्ति को प्रदर्शित करती है। पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो चालकता होती है अधिक होती है ना। अब इसको दर्शाते काहे से हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता को किससे दर्शाते हैं, निर्वात की जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उसको μ0 से दर्शाते हैं। तो दोनों में अंतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले μ0 क्या है, जिसको μ0 बराबर हम पहले से जानते हैं कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर ये क्या चीज़ है, ये है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है यहाँ पे, ये हम पहले से जानते हैं। तो एक डिफिनीशन हो गई। अब देखते हैं इसको फिर से डिफाइन करते हैं। किसी पदार्थ की जो निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू
और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बहुत ही सरल डिफिनीशन है, इसकी हम इस तरीके से डिफिनीशन देंगे। एक फार्मूला लिखते हैं म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट के। आपको इसी परिभाषा को लिखना है जो जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये म्यू आर क्या है, वो आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है। म्यू क्या है, किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। तो किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता है। तो म्यू आर इक्वल टू किसके हो गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। म्यू क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की जो है निरपेक्ष चुंबकशीलता है। इसका कोई मात्रक, क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। म्यू आर का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू किसके होता है, म्यू नॉट ऑफ म्यू आर। ये फार्मूला अच्छी तरीके से आप बुक खोल के पढ़ेंगे और समझेंगे, बार बार चीज़ों को पढ़िए। चलिए अब देखते हैं अगली परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो है थ्योरी पढ़ने के लिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना जरूरी है कि वास्तव में किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है और हम उसका मापन कैसे करते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो हमें यह बतलाता है कि पदार्थ को कितने आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप है। कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से चुंबकित होते हैं और कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से चुंबकित नहीं होते हैं। तो जो आसानी से चुंबकित होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या है और जो आसानी से चुंबकित नहीं होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति एक ऐसी राशि है जो किस चीज़ का मापन करती है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का मापन करती है या उसकी माप है। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे परिभाषित करते हैं, है ना। मैथमेटिकली परिभाषित करने के लिए एक फार्मूला, इसको बोलेंगे इस तरीके से, तिरछे यक्स को काई बोलते हैं। ये काई है और काई इक्वल टू होता है कैपिटल आई बटे कैपिटल एच के। इसी फार्मूले से हम चुंबकीय प्रवृत्ति को डिफाइन करेंगे। पहली चीज़ तो आपने समझ लिया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र पर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कितना प्रभाव पड़ता है उसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति के द्वारा करते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, काई से। ये काई है, ग्रीक वर्ड काई है और काई इक्वल टू किसके है, कैपिटल आई बटे कैपिटल एच के। तो आई क्या है यहाँ पे, आई हम पहले से ही जान चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकन तीव्रता। और एच क्या है, एच किसको बोलते हैं, एच जो है वो भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, है ना, चुंबकन तीव्रता को कैपिटल आई से दर्शाते हैं और चुंबकीय तीव्रता को कैपिटल एच से दर्शाते हैं। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई और चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं और इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि आई और एच की जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। इसलिए चुंबकीय प्रवृत्ति भी जो है एक मात्रकहीन राशि है। जैसे आपेक्षिक चुंबकशीलता एक मात्रकहीन राशि है, उसी तरीके से चुंबकीय प्रवृत्ति भी एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति हम समझ गए, है ना। किसी पदार्थ किसी
पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं और इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई परिभाषाएं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता क्या है, और चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इन चारों पदों को बार बार समझेंगे, इसको डिफाइन कर इसकी परिभाषा अच्छे से लिखेंगे, इसका मात्रक अच्छे से बनना चाहिए, इसका विमीय सूत्र अच्छे से बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए इतना पढ़ने के बाद हम चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई में संबंध स्थापित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, चुंबकीय पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक लंबी धारावाही परिनालिका से। हमें मानेंगे कि माना किसी लंबी धारावाही परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, और यदि उसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे सीधे लिखेंगे किसी धारावाही परिनालिका, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये पहले से ही हम जानते हैं क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो किसी धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B, है ना, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट n और I के, जहाँ n फेरों की संख्या है और I उसमें प्रवाहित धारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतना हो गया। किंतु जो चुंबकीय तीव्रता होगी इस केस में, अभी अभी हमने चुंबकीय तीव्रता की बात की है, चुंबकीय तीव्रता जिसको हम कैपिटल H से दर्शाएंगे, चुंबकीय तीव्रता जो कैपिटल H है वो किसके बराबर होगी, NI के बराबर होगी, NI। तो जब H का मान जो है NI है तो हम NI के स्थान पे क्या रख देते हैं, H रखते हैं। इसलिए जो B है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H की हो जाएगा। यहाँ पे NI का मान उठा के हम H रख दिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट H के। ये B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और H क्या है, वो चुंबकीय तीव्रता है। अब यदि परिनालिका के अंदर कोई क्रोड हो, यदि परिनालिका के अंदर, यदि परिनालिका के अंदर क्रोड उपस्थित हो, क्रोड हो मतलब क्रोड के रूप में कोई पदार्थ भरा हुआ हो, तो जो B है वो दो कारणों से हो जाए। तो B नॉट और प्लस BM, मतलब दो प्रकार के क्षेत्रों का योग होगी। तो BM क्या है, क्रोड के पदार्थ द्वारा प्रदत्त चुंबकीय क्षेत्र है ना। और यहाँ पदार्थ के चुंबकन, ये जो है पदार्थ के चुंबकन तीव्रता I की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो इसको पहले दूसरा समीकरण दे दिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। किंतु यहाँ पे जो BM है, BM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो म्यू नॉट I की बराबर होगी। BM बराबर किसकी होगी, म्यू नॉट I। BM जो है क्रोड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया म्यू नॉट I की। इसको थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब इसकी जो वैल्यू है कहाँ पुट करेंगे, 1 और 3 से समीकरण 2 में मान रख देते हैं। तो B यहाँ पे जो B नॉट है, सॉरी यहाँ पे B नॉट लिखते हैं सबसे पहले, B नॉट। तो B नॉट की वैल्यू इतनी है और BM की वैल्यू इतनी है, तो समीकरण 2 में मान रखने पर लिखेंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट H और प्लस म्यू नॉट I के। यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस I की हो जाएगा यहाँ पे। इसको चौथा इक्वेशन दे दिए B इक्वल टू के।
अब जो है अभी अभी हम पढ़े हैं कि किंतु चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो किसके बराबर है? प्रवृत्ति उसको हम काई से दर्शाते थे, काई बराबर किसके है? आई बटे एच के है ना। तो यह इसकी सहायता से आई का मान अगर हम निकालना चाहें तो किसके इक्वल टू हो जाएगा? काई एच के हो जाएगा। समीकरण 4 में मान रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रख दें तो समीकरण 4 में हम किसका मान रखेंगे? आई का मान रखेंगे। यहाँ पे किसका मान रखा जाएगा? आई का मान। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस काई एच के, इसके बराबर हो गया। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन है? एच कॉमन है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। या B इक्वल टू म्यू नॉट और H को बाहर करते हैं, H को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचा के 1 प्लस काई के बचा। किंतु जो B है, किंतु B इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच के। B किसके बराबर होता है? म्यू एच के। इसको तो पहले हम 5वां इक्वेशन दे देते हैं, ये 5वां इक्वेशन होता है B बराबर म्यू एच के। इसलिए अब जब B का मान यहाँ पे रखेंगे म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच और 1 प्लस काई के। एच और एच कैंसिल हो गया, बचा के यहाँ पे कि यह म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस काई के। यह हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस जो काई है ना वो म्यू आर के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस काई, सॉरी यहाँ पे एक बार एक लाइन और लिखते हैं, किंतु जो म्यू है वो म्यू नॉट और इंटू म्यू आर की होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस काई के। म्यू नॉट कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और यहाँ पे लिखते हैं अब या म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई के। तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध निकाला है, और वो संबंध किसके किसके बीच है? यही अभीष्ट संबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। तो ये संबंध किसके किसके बीच हो गया? ये संबंध हो गया जो है चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच संबंध। म्यू आर क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता भी कहते हैं या चुंबकीय पारगम्यता भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये पूरी चीज़ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये अभीष्ट संबंध हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बार बार इसको पढ़िए, समझिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।